जब इंटरनेट यूजर्स ने वो स्क्रीनशॉट्स देखे तो वे कंफ्यूज हो गए। कहीं इस बखेड़े में गलती कृतिका की ही तो नहीं। इन स्क्रीनशॉट्स में जो असिस्टेंट डायरेक्टर दिख रहा है, क्या कोई पता लगा सकता है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है? इन मैसेजेस में लिखी बातें मुझे झूठ तो नहीं लग रही। क्या तुम लोगों ने देखा कि कैसे वो असिस्टेंट डायरेक्टर अपने दोस्त से बातचीत के दौरान लगातार आरुषि की तारीफ कर रहा था? और इन मैसेजेस की डेट तो देखो, ये आरुषि के ट्विटर पर डाले गए स्टेटमेंट से कुछ दिन पहले के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानता था कि आरुषि ने शो से कुछ दिन पहले ही बाहर रहने का फैसला कर लिया था। जिन दो लोगों की बातचीत हमारे सामने आई है, क्या उनमें से खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर कहने वाला बंदा द परफॉर्मर से जुड़ा हुआ है? मेरे ख्याल से वो एक्चुअल में शो का असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो शो से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ जरूर होगा। इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आरुषि और कृतिका एक साथ है। उन दोनों के शो से बाहर जाने की वजह निश्चित ही अलग अलग है। मुझे तो लगता है कि कृतिका अपनी हदें भूल गई है। शो में पार्टिसिपेट करने को लेकर उसकी डिमांड वाहियात है। मिस्टर साइको में काम करने के बाद वो जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गई है। हाँ, उसके रिश्ते दिवाकर और तल्पेश से काफी अच्छे हैं। इसलिए इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के फिनाले में वो दोनों डायरेक्टर्स पर्सनली उसे चीयर करने के लिए गए थे। तल्पेश तो अपनी फैमिली तक को अपने साथ वहां लेकर आया था। साथ साथ ये बात सब लोग जानते हैं कि उसकी आखिरी मूवी मिस्टर साइको ने 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस अकेले इंडिया में किया था। लेकिन इन एक दो अचीवमेंट से खुद पर घमंड करने लगना और खुद को ऑफर हो रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर सामने वाली पार्टी से अननेसेसरी डिमांड करना सच में नफरत किए जाने वाली बात है। मैं ना तो कृतिका का फैन हूँ और ना ही उसका हेटर, लेकिन एक बात मेरे मन में है जो मैं कहना चाहता हूँ। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान जब कृतिका ने अपनी चालबाजियों से कंपटीशन के 3 जजेस को उनकी पोजीशन और कंपटीशन से बाहर निकलवा दिया, तभी से मुझे लगने लगा था कि वो एक घमंडी लड़की है। शायद इसलिए क्यों आज तक जिस किसी के साथ भी उसके झगड़े हुए हैं, वो उन झगड़ों में कभी हारी नहीं है। जब कोई बात उसके मन के हिसाब से नहीं होती है, वो सामने वाले पर अटैक कर देती है। क्योंकि तब जजेस ने उसे लो मार्क्स दिए थे तो उसे लगा कि उसके साथ गलत किया गया है और उसे नॉर्मल से ज्यादा मार्क्स दिए जाने चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हक आपको दिया किसने, जो आप फील करो कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए? तुम हार गई इसलिए तो तुम सेटिस्फाइड नहीं हो और तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतना ही है। एक के बाद एक कई लोग ट्विटर पर आकर कृतिका की बुराई करते रहे और उसके खिलाफ लगातार कुछ न कुछ गलत पोस्ट करने लगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनमें से कितने ट्विटर अकाउंट्स फेक थे, कितनों को ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे और कितने ही लोग मिलन, अनुष्का या प्रेम जैसे लोगों के फैंस थे, जिन्हें पहले कभी कृतिका से हार का सामना करना पड़ा था। वैसे जब कृतिका अच्छा कर रही थी तब ये सारे लोग कभी ट्विटर पर दिखाई तक नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही उसके साथ कुछ गलत होना शुरू हुआ, वैसे ही ये सब मधुमक्खी के छत्ते से अचानक से निकली ढेर सारी मधुमक्खियों की तरह उस पर अटैक करने के लिए सामने आने लगे। ये एक रेयर बात थी कि वे सब एक साइड थे और बिना एक दूसरे से कुछ कहे या प्लान किए कृतिका के खिलाफ जा रहे थे। उनमें से कई सीधे सीधे कृतिका के ट्विटर अकाउंट पर जाकर उसे पूरी पूरी बातें सुनाने लगे। ऐसे में कृतिका के फैंस चुप तो नहीं रहने वाले थे। उन्होंने डायरेक्टली उस इंटरनेट यूजर को अपने पोस्ट में टैग करना शुरू कर दिया, जो खुद को ना तो कृतिका का फैन बता रहा था और ना ही उसका हेटर। तुम्हारी बातें सच में फनी है। उस वक्त जब उन तीनों जजेस को ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ निखिल ओबेरॉय ने डायरेक्टली उनकी पोजीशन से हटाया था, तो ऑनलाइन ये बात कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक्सप्लेन भी की गई थी कि वे तीनों जजेस इसलिए अपनी पोजीशन से हटाए गए क्योंकि वे कंटेस्टेंट को अनफेयर मार्क्स दे रहे थे। कृतिका ने शुरू से कभी ये नहीं कहा था कि वो उस कंपटीशन को जीतना चाहती है। वो एक कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हर शख्स उसे जीतना ही चाहेगा। लेकिन कृतिका ने ये तो कभी नहीं कहा कि वो हार नहीं सकती है। जब उन 3 जजेस ने उसे लो मार्क्स दिए, तब भी उसने कुछ भी नहीं कहा। ये वो बाकी जजेस और निखिल था जो उन तीनों जजेस के अनफेयर मार्क्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
उन्होंने उन तीनों जजेस के खिलाफ कदम उठाए, ना कि कृतिका ने। अरे इस वाहियात आईडी वाले को कुछ भी मत कहो। क्या कहा इसने कि ये ना तो कृतिका का फैन है और ना ही हेटर। मुझसे लिख कर ले लो, ये कृतिका का हेटर ही है। उस कंपटीशन में जब जजेस को बदला गया था, तब इसने सामने आकर क्यों नहीं कहा कि कृतिका हारना नहीं चाहती है। अब जब उसे ये फालतू की स्क्रीनशॉट्स नजर आई हैं, तो अपने बिल से बाहर आकर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कृतिका को बहुत अच्छे से समझता है। कैसा भद्दा लॉजिक है ये। कृतिका इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे जब उसका फोन रिंग हुआ। ये एक अननोन नंबर था। कृतिका सकपका गई। उसे लगा कि कहीं ये कॉल किसी रिपोर्टर का तो नहीं। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ी थी। हालांकि ये सिचुएशन काफी हाई प्रोफाइल थी, लेकिन अब तक उसे किसी रिपोर्टर ने कॉल नहीं किया था। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। कोई भी रिपोर्टर ऐसा नहीं होगा जो ये सोचे कि उसे उसका इंटरव्यू लेना चाहिए और उसे ये पूछना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी में उसका पक्ष क्या है। इसलिए कृतिका को लगा नहीं कि वो कॉल किसी रिपोर्टर का हो सकता है। उसने कॉल पिक किया। हेलो कृतिका, ये मैं हूँ आरुषि। हेलो आरुषि दी। पहले तो कृतिका कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गई, फिर उसे अंदाजा हो गया कि आरुषि ने अचानक से उसे कॉल क्यों किया था। द परफॉर्मर का प्रोडक्शन ग्रुप तुम्हें टारगेट कर रहा है, ये बात मैंने अभी अभी नोटिस की। आरुषि ने अपने कॉल करने के कारण को एक्सप्लेन किया। मैं रिमझिम को पहले से जानती हूँ, उसी से मुझे तुम्हारा नंबर मिला। कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मैं ठीक हूँ आरुषि दी। कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे माफ कर दो कृतिका, इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेकर कुछ कह नहीं सकती। आरुषि ने बेचैनी से कहा। मैं समझ सकती हूँ, आप परेशान ना होइए। जिस तरह से शो में खुद के पार्ट ना लेने की जिम्मेदारी आरुषि ने अपने सर ले ली थी, उससे कृतिका ये तो काफी पहले समझ गई थी कि आरुषि द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप को गलती से भी नाराज नहीं करना चाहती है। वो आरुषि के इस फैसले को समझती थी और इसलिए उसे इससे कोई परेशानी भी नहीं हुई। उसने खुद से ये एक बार भी नहीं सोचा था कि आरुषि को उसके लिए स्टैंड लेने की कोई जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम से खुद निपट सकती हूँ, कृतिका ने कहा। आपने अपने फैंस से क्या कहा? अगर मैं लोगों को सच बताती हूँ तो बाद में कहीं भी आपको लेकर कुछ गलत सोचने ना लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि मेरी एक्टिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं जितनी मैं समझती हूँ। इसलिए फिलहाल मैं किसी भी एक्टिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। साथ में मैंने अपनी बिगड़ी हुई हेल्थ की बात भी अपने स्टेटमेंट में जोड़ दी। मैंने उनसे कहा कि फिलहाल कुछ दिनों तक मैं कंप्लीट रेस्ट करना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को सब कुछ सच सच बताती भी हो तो भी मेरे फैंस को ज्यादा से ज्यादा यही लगेगा कि मैं शो के प्रोडक्शन ग्रुप को ऑफेंड नहीं करना चाहती होगी, या फिर मैं सच में शो में पार्ट नहीं लेना चाहती थी। जो मुझे पसंद नहीं करते वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करेंगे, और जो मुझे पसंद करते आए हैं वो आगे भी मुझे पसंद करते रहेंगे। फिर ठीक है, कृतिका ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा। क्या तुम सच बोलने की प्लानिंग कर रही हो? आरुषि ने सवाल किया। अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस मैटर को लेकर कोई एविडेंस है। अगर तुम कुछ कहती भी हो तो गिनती भर के लोग ही तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। तुम एक अकेली लड़की हो, इतने बड़े प्रोडक्शन बैनर से कैसे लड़ोगी तुम? जो भी हो दी, मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आई एम सॉरी। मैं आरुषि का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो कृतिका से सीनियर थी और इंडस्ट्री में अपनी जगह भी बना चुकी थी। फिर भी वो एक प्रोडक्शन बैनर को ऑफेंड करने से डर रही थी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसे किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। गुस्से में वो अपने दांत आपस में रगड़ बैठी। अगर लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगी। वे भरोसा करेंगे, वे जरूर मुझ पर भरोसा करेंगे, कृतिका कॉन्फिडेंस के साथ बोली। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने फैंस का ख्याल रखिए। आपके पास हर कीमत पर उनका सपोर्ट रहना चाहिए। अगर वे आपको सपोर्ट करते हैं तो मैं भी अपना काम बेफिक्री से कर पाऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन आरुषि अपना मन बना चुकी थी। अगर लोग कृतिका की सच कहने पर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो आगे आकर उसके फेवर में अपनी आवाज जरूर उठाएगी।
आरुषि से बात करने के बाद कृतिका ने जैसे ही फोन कट किया, वैसे ही उसे अपने स्टडी रूम से बाहर घर के मेन गेट पर हुई नॉक की आवाज सुनाई दी। बाहर से आराध्या की आवाज आई। नमस्ते आंटी, मैं आराध्या हूँ, कृतिका की मैनेजर। ओह हाँ, कृतिका ने बताया था कि तुम आने वाली हो। खुश रहो बेटा, आओ अंदर आओ। अनुराधा ने आराध्या को घर के अंदर बुलाया। कृतिका भी अपने स्टडी रूम से बाहर आ गई। बाहर आने पर उसने देखा कि आराध्या के हाथ में अभी भी उसका फोन था, जिसकी स्क्रीन पर उसे व्हाट्सएप वाले कॉन्वर्जेशन के स्क्रीनशॉट्स दिखाई दे रहे थे। तुम जरूर कुछ वर्क रिलेटेड बात करने के लिए आई हो ना? अनुराधा ने सवाल किया। उन्हें अभी भी ऑनलाइन जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। जी आंटी, आराध्या ने सहमति जताई। एक लड़की जिसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी, जो फुल ऑफ स्पिरिट दिखाई दे रही थी, अनुराधा को पहली नजर में ही पसंद आ गई। माँ, मैं आराध्या को लेकर स्टडी रूम में जा रही हूँ, हम वही वर्क से रिलेटेड बातें कर लेंगे, कृतिका ने कहा। ठीक है बेटा, कहते हुए अनुराधा किचन में चली गई ताकि वो आराध्या के लिए कुछ खाने की चीजें और चाय बना सके। फाइनली उनके जाने के बाद आराध्या ने अपने गुस्से को जाहिर किया। कृतिका, क्या तुमने ट्विटर पर अपलोड हुए उस स्क्रीनशॉट्स को देखा? हाँ, मैंने देख लिया, कृतिका ने शांति से कहा। वो जरा भी परेशान नहीं दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर शांति को देख आराध्या उसे और भी पसंद करने लगी। तुम परेशान क्यों नहीं हो? अभी उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि कृतिका के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। फिर कृतिका के सामने अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने सिर को नीचे झुकाते हुए उसने कहा, ठीक है, समझो कि मैंने ये सवाल तुमसे पूछा ही नहीं। मैं सच में क्यूरियस हूँ, यह सिचुएशन तुम्हारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है जिसके लिए तुम चिंता करो। बड़ी? कुछ खास नहीं। खैर, मैंने पहले ही ये सोच लिया है कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी सिचुएशन को कितना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसे लेकर सीरियस हो जाओ और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन परेशान दिखो? कृतिका को काफी शांत देखकर आराध्या को शक होने लगा कि कहीं वो किसी छोटी सी बात का पतंगर तो नहीं बना रही। मतलब उनके सामने आई उस प्रॉब्लम को वो कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी भी नहीं। ऐसी कोई भी बात जो मेरी माँ से जुड़ी हो या निखिल और उसके परिवार वालों से या फिर मेरे दोस्तों से, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कृतिका ने कहा। अगर उनमें से कोई भी किसी प्रॉब्लम में है तो मैं तुरंत ही परेशान हो जाऊंगी, लेकिन अगर बात मुझसे जुड़ी है तो, कृतिका अपने सिर को हिलाते हुए मुस्कुरा उठी, तो मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आराध्या ने इस बारे में सोचा, अगर सच में ऐसा है तो कृतिका खुद को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेती है। फिलहाल जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उससे कैसे निपटना है, इसके बारे में तुमने क्या सोचा है? आराध्या ने अपना फोन कृतिका के सामने कर दिया। स्क्रीनशॉट्स के मैसेजेस को देखो, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त मैं तुम्हारे साथ ही थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ और बकवास है। लेकिन ये बात इंटरनेट यूजर्स तो नहीं जानते ना, ये स्क्रीनशॉट वाला पैतरा किसी की भी आंखों में धूल झोंकने के लिए परफेक्ट है। कृतिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर उसने एक ट्विटर अकाउंट ओपन किया। ये सब क्या है? ढेर सारी फाइल्स जो कि अकाउंट्स और उनके पासवर्ड से भरी पड़ी थी। उसे देखकर आराध्या ने शॉक्ड होते हुए सवाल किया। ये सारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन्हें मैंने तब खरीदा था जब मैं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी, कृतिका ने कहा। अगर मैं खुद से कोई अकाउंट ओपन करती तो उसे वेरीफाई करने के लिए मुझे अपने रियल नेम को यूज करना पड़ता, जो कि काफी परेशानी खड़ी करने वाला था। इसलिए मैंने डायरेक्ट कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स खरीद लिए। काम के दौरान इनका यूज करना मेरे लिए काफी आसान है, खासकर तब जब मैं खुद को दूसरों के सामने नहीं ला सकती। तब मुझे किसी दूसरे अकाउंट को यूज करने की जरूरत पड़ती है। वैसे वक्त में मैं इन फाइल्स में से कोई रैंडम अकाउंट यूज कर सकती हूँ। क्या ये तुम कैसे? आराध्या सकपका गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक इस दुनिया को ठीक से समझा नहीं है। ऐसा कोई भी कर सकता था, लेकिन इस लेवल पर ये आराध्या ने कभी सोचा ही नहीं था। इधर आराध्या हैरान थी, उधर कृतिका ने अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपना व्हाट्सएप ओपन किया और फिर उसने नेशनल फिल्म एकेडमी के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर
अरुणोदय को कांटेक्ट किया। अरुणोदय सर, ये मैं हूँ कृतिका। कृतिका, कैसी हो तुम? ऑनलाइन जो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्रिएट हुई है, मैंने देखा उसे। अरुणोदय ने काफी तेजी से रिप्लाई किया, अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझसे कहो। कृतिका नेशनल फिल्म एकेडमी की स्टूडेंट थी, जिसे खुद स्कूल के प्रिंसिपल गौतम ने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बताया था। अरुणोदय स्कूल का लीडर था। हालांकि वो गौतम के लिए कृतिका की हेल्प जरूर करता, लेकिन गौतम की बात हटा भी दी जाए तो एक सच ये भी था कि कृतिका उसके स्कूल की स्टूडेंट थी, एक होनहार स्टूडेंट। ऐसे में जब वो किसी मुश्किल में फंसी थी, तो चाहे जैसी भी हो, अगर उसे उसकी हेल्प करने का मौका मिलेगा तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। इसके अलावा अरुणोदय ये चाहता था कि गौतम कृतिका को लेकर कितना पोलाइट है। इसके पीछे कोई तो कारण था। वो उस कारण को नहीं जानता था, लेकिन ये समझता था कि कृतिका की हेल्प करना कहीं न कहीं स्कूल के लिए फायदेमंद है। इसलिए गौतम उसके साथ पोलाइट रहता है और हमेशा उसकी हेल्प करने को तैयार। इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे उसकी हेल्प बढ़ चढ़कर करनी चाहिए थी। थैंक्स सर, कृतिका ने कहा। मैं ठीक हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प, बस कहो मुझे। अरुणोदय ने तुरंत कहा। ओके, क्या आपके पास द परफॉर्मर के असिस्टेंट डायरेक्टर रावत का व्हाट्सएप नंबर है? मुझे वो चाहिए था। हाँ हाँ, मेरे पास है ना, अरुणोदय ने जवाब दिया। बस 1 मिनट रुको, मैं तुरंत उसका नंबर तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। इतना कहने के बाद अरुणोदय ने तुरंत अपने मोबाइल में रावत के नंबर को ढूंढा और फिर उसे कृतिका को फॉरवर्ड कर दिया। क्या तुम रावत से बातचीत कर इस मैटर को सॉल्व करने वाली हो? नहीं, कृतिका ने जवाब दिया। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह की बातचीत अब हमारे बीच पॉसिबल नहीं। इसके अलावा उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त जो कुछ भी हुआ था, उसे आपने अपनी आंखों से देखा था। तब आप खुद भी वहां थे। द परफॉर्मर इस वक्त मेरी इमेज को खराब कर रहा है। मेरे ख्याल से जो स्क्रीनशॉट्स ऑनलाइन अपलोड हुए हैं वो खुद रावत और द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप का ही किया धरा है। बस मुझे इस बात को कंफर्म करना है। मेरे और द परफॉर्मर के बीच अब कोई भी बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस मसले को बातचीत करके ही सुलझाना होता तो वे लोग ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। कृतिका ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि ये मसला सिर्फ खुद से जुड़ा हुआ नहीं है। जो कुछ भी मैं करूंगी और कहूंगी उसका असर कहीं न कहीं हमारे स्कूल पर भी होगा। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे कि हमारे स्कूल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। बात बस इतनी सी ही नहीं है। जिस तरह से वो मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि मैंने जो कुछ भी किया है, उसमें मुझे अपने स्कूल का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में जब मेरी रेपुटेशन खराब होती है, तब हमारे स्कूल को भी टारगेट कर उसके बारे में बुरी बातें कही जाएंगी। यानी कि मेरे साथ-साथ हमारे स्कूल का नाम भी खराब हो जाएगा। मैंने अभी तक द परफॉर्मर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ब्लेम गेम खेलने की कोशिश शुरू कर दी है। अब जब वे खुद से मुसीबत को ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन्हें मुसीबत में डालूंगी जरूर, ताकि वे हमारे स्कूल को और मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। उन्हें क्या लगता है कि वो सच में लोगों पर अटैक करना चाहती है? उसे जानबूझकर खुद से कोई भी मुसीबत मोल लेने का शौक नहीं। अगर वो इसे शांति से सॉल्व कर सकती है, तो वो ऐसा ही करेगी। हालांकि द परफॉर्मर के साथ उसकी इस बात पर सहमति नहीं बनी कि वे एंटरटेनमेंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन देखा जाए तो बाकी शोज भी ऐसा ही करते हैं। एंटरटेनमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला द परफॉर्मर अकेला शो नहीं। पैसे कमाने के लिए पर्दे के पीछे से इस तरह के शोज में होने वाली चीजों को कंट्रोल करना बिल्कुल आम बात थी। भले ही कृतिका उस शो में पार्ट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें अपने शो को पहले की तरह चलाने देने से रोकना भी नहीं चाहती थी। अरुणोदय ने कृतिका की बातों को सुना और शॉक्ड हो गया। कृतिका की पिछली लड़ाइयों में जो शानदार रिजल्ट्स उसे मिले थे, उनके बारे में सोचने के बाद अरुणोदय ने द परफॉर्मर की प्रोडक्शन टीम के लिए सहानुभूति दिखाते हुए मन ही मन कुछ कैंडल्स जला दिए। ऑब्वियसली 1-2 कैंडल से तो काम चलने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो तुम मुझसे बेझिझक कहना। तुमने खुद भी कहा कि तुम नेशनल फिल्म एकेडमी की स्टूडेंट हो।
यानी कि जैसे इस वक्त तुम हमारे स्कूल की रेपुटेशन और इसकी इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, वैसे ही जरूरत पड़ने पर नेशनल फिल्म एकेडमी भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी, अरुणोदय ने कहा। हालांकि ये बस कुछ सिंपल सेंटेंस थे जिन्हें कृतिका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ रही थी, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद उसके मन में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। जी सर, कृतिका ने कहा। थैंक यू सो मच। वैसे ही जो लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उन पर वो दया जरा भी नहीं दिखाती थी। इसलिए लोग हमेशा से ये कहते आए थे कि उससे डील करना काफी मुश्किल है। वो साजिशें करती है, वो बुरी है, उसका दिमाग खराब है और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई हो। लेकिन वैसे लोग जो उसके साथ थोड़ा भी अच्छे से पेश आते थे, वो उन्हें हमेशा याद रखती थी और उनका एहसान मानती थी। वक्त आने पर वो उनके दिल से मदद करती थी। अरुणोदय के साथ हो रहे अपने कन्वर्सेशन विंडो को बंद करने के बाद कृतिका ने रावत की कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक किया, जिसे अरुणोदय ने भेजा था। लेकिन उसने उसे अपने व्हाट्सएप पे एज अ फ्रेंड ऐड नहीं किया। उसके बाद वो रावत के व्हाट्सएप पेज में एंटर कर गई। अगर आप किसी को व्हाट्सएप नंबर पर ऐड नहीं करते हैं, तो आपसे जुड़े पोस्ट को कोई अजनबी कभी देख नहीं पाएगा। लेकिन उसकी प्रोफाइल पिक से कृतिका पहचान सकती थी कि वो रावत ही है। उसके बाद कृतिका ने एक बार फिर से अरुणोदय से बात की और उससे कहा कि वो रावत और उसके बीच हुए कुछ बातचीत की स्क्रीनशॉट्स उसे सेंड करे। अब अरुणोदय को भी लगने लगा था कि कृतिका पर अटैक करने वाला शख्स और कोई भी नहीं बल्कि रावत ही था। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त वो 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर करने के बाद स्कूल आया था। उसे ना स्कूल के प्रिंसिपल और उसके टीचर्स से कुछ लेना देना था और ना ही उस स्कूल के स्टूडेंट से जो उसके शो के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसकी बातें, उसका एटीट्यूड, सब कुछ घमंड से भरा हुआ था। वो हर किसी को खुद से छोटा समझ रहा था। उस दिन उसने किस तरह से बिहेव किया था और क्या कुछ वाहियात बातें कही थी, वो सब अरुणोदय को अच्छे से याद था। लेकिन जब कृतिका ने उससे रावत के साथ व्हाट्सएप पर हुई उसकी बातचीत और उसके पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स का इंतजाम करने वाली रिक्वेस्ट की, तो उसे इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने जल्दी जल्दी खुद के साथ रावत की हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट्स उसे भेजे। उन स्क्रीनशॉट्स को गौर से देखने के बाद कृतिका ने किसी दूसरे अकाउंट से ट्विटर पर लॉग इन किया। कृतिका को देखते हुए आराध्या की आंखें हैरानी में फैल गई। उस वक्त कृतिका जोएल पर्सनालिटी की तरह बिहेव कर रही थी, जिसे ऑनलाइन हो रही उस सिचुएशन की पूरी जानकारी थी। जल्दी ही कृतिका ने उस दूसरे अकाउंट से ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उस अकाउंट का नाम कादम्बनी था। कादम्बनी। कृतिका को लेकर दो लोगों में हुई बातचीत के जो स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर अपलोड हुई थी, उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने उसके बारे में पता कर लिया है। उसका नाम रावत है और वो द परफॉर्मर का असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसके बाद कृतिका ने कादम्बनी के अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर अपलोड किया। स्क्रीनशॉट में जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो रावत की ही थी। उस स्क्रीनशॉट में जो कन्वर्सेशन थी उसमें रावत कृतिका को पूरी तरह डांट रहा था। हा हा हा, तुम मुश्किल में पड़ने वाली हो। खुद को दूसरों से अलग कहकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक्चुअल में इस स्क्रीनशॉट में किसी का नाम या सरनेम मेंशन नहीं था। हाँ, लेकिन उस मैसेज को सेंड करने की टाइमिंग को देखा जाए तो उस मैसेज को ठीक उसी टाइम सेंड किया गया था जब कृतिका की नेगेटिविटी को लेकर हो रही बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर अपलोड किए गए थे। इंटरनेट यूजर्स की नजर जल्दी ही उस पोस्ट पर गई। ये क्या हो रहा है? अब तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जो कुछ रावत ने कहा उससे तो लगता है कि वो कृतिका से बदला लेना चाहता है। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि किसी वजह से कृतिका ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, इसलिए अब वो उससे बदला लेना चाहता है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो दूसरों से अलग है? कहीं उसके साथ कास्टिंग काउच तो नहीं हो रही थी? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कास्टिंग काउच बस एक पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन एक बात है, वहां कोई प्रॉब्लम जरूर हुई थी जिसे लेकर कृतिका उनके साथ अग्री नहीं हुई। इसी वजह से उनके बीच सहमति नहीं बनी और कृतिका ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। जो कुछ इससे पहले के स्क्रीनशॉट्स में हमें बदलाने की कोशिश की गई थी, अब मुझे लगने लगा है वो एक चाल थी। वैसा कुछ एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। हाँ,
उन स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक अगर ये सच है कि कृतिका शो में पार्ट लेने के लिए ज्यादा फी के साथ साथ शो को जीतने की भी डिमांड कर रही थी, तो रावत ने ये क्यों कहा कि वो खुद को दूसरों से अलग कहती है? चाहे ये सच हो या झूठ, वो इस तरह के डिमांड्स तो बिल्कुल भी नहीं करती। प्रोडक्शन क्रू की बातें उनकी पिछली कही गई बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कृतिका के फैंस कहाँ हैं? क्या तुम लोगों से कृतिका ने कुछ कहा? इधर इंटरनेट यूजर्स कृतिका के फैंस से सवाल कर रहे थे, उधर कृतिका ज्योत्सना से बात कर रही थी। वो उसे हिदायत दे रही थी कि वो और उसके बनाए गए फैन क्लब के सभी लोग चुप रहें। उन्हें किसी के भी सवाल के जवाब में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कृतिका ने अपने रियल अकाउंट से ट्विटर पर लॉगिन किया और एक छोटा सा पोस्ट डाला। क्या आप लोग जानते हैं कि क्यों मैंने द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट नहीं किया? इस सवाल का जवाब आप सबको मेरी अगली पोस्ट में मिल जाएगा। हे, देखो कृतिका आ गई। देखो उसने पोस्ट क्या किया है। हमें उसकी अगली पोस्ट का इंतजार करना होगा। वो नेक्स्ट कब पोस्ट करने वाली है? मेरा मतलब किस दिन? वो किस दिन नेक्स्ट पोस्ट डालने वाली है? कृतिका, हमें कोई फिक्स टाइम बता दो ना, हम बेसब्री से तुम्हारी पोस्ट का वेट करेंगे। वहाँ कृतिका के कई हेटर्स भी मौजूद थे, जो पहले इस बात को पकड़कर बैठे हुए थे कि कृतिका किसी पोस्ट के थ्रू खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही। और अब जब कृतिका ने एक पोस्ट डाल दिया था, तो नाराजगी में उन सबका मुंह ही लटक गया। वो इंस्टॉलमेंट में क्यों पोस्ट डालती है? एक बार में कुछ भी पोस्ट करने में क्या दिक्कत है उसे? फलाने का जवाब मिलेगा आपको मेरी फलानी पोस्ट में। क्या पीहूत की है ये? चलो, अब आज के लिए बस करते हैं। वैसे भी कृतिका अभी कुछ कहेगी नहीं, शायद उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि वो अगले पोस्ट में हमसे मिलेगी। मेरे ख्याल से उसके अगले पोस्ट में भी उसके पास कहने के लिए कुछ होगा नहीं। देखना, तब वो लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए रोना धोना करेगी बस। कृतिका ने इन नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। आराध्या कृतिका से अनजान नहीं थी, इसीलिए अगर उसकी कोई बात उसे समझ में नहीं आती थी, तो वो सीधे उससे वो बात पूछ लिया करती थी। कृतिका, तुम जो कुछ पोस्ट करने वाली थी, उसे तुमने डायरेक्टली पोस्ट क्यों नहीं किया? ये अगली पोस्ट तक वेट करने की बात क्यों की तुमने? कृतिका ने अपने फोन को निकाला और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया। फिर उसने आराध्या को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स को अपनी पोस्ट में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। इस तरह से जो अगली पोस्ट मैं करने वाली हूँ, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। ये रहा। अचानक से कृतिका ने कहा। अपने मोबाइल में वो कोई फाइल ढूंढ रही थी, जो कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। उसे ढूंढ लेने के बाद उसने उसे अपने कंप्यूटर में अपलोड कर लिया। ये क्या है? आराध्या ने सवाल किया। तुम तो जानती ही हो कि लास्ट टाइम जब रावत हमारे स्कूल आया था, तो द परफॉर्मर के लिए उसकी तरफ से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मैंने कुछ अजीब से कंडीशंस ढूंढ लिए थे, जो कि सही नहीं थे। उन कंडीशंस को लेकर जब मैंने रावत से सवाल किया था, तो साथ ही साथ मैंने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर पे चुपके से ऑन कर लिया था कि ये उस दिन की रिकॉर्डिंग है। कृतिका ने कहा। आराध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कृतिका कुछ ऐसा करेगी। ये लड़की कितनी तेज है। आराध्या के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था। इधर लैपटॉप में अपलोड हो जाने के बाद कृतिका ने उस रिकॉर्डिंग को क्यूआर कोड में चेक किया। वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को सीधे सीधे ट्विटर पर पोस्ट नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसने उस रिकॉर्डिंग के सारे पोर्शन कट कर दिए, जिसमें चुप्पी छाई हुई थी या फिर कही गई बातों के बीच बड़ा गैप था। अगर वो ऐसा नहीं करती, तो उस रिकॉर्डिंग को सुनने वाले बीच में ही ऊब कर उसे सुनना बंद कर देते। रिकॉर्डिंग पूरी कर लेने के बाद कृतिका ने वो रिकॉर्डिंग ट्विटर पर पोस्ट कर दी। ये है वो कारण जिसकी वजह से मैंने द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इंटरनेट यूजर कृतिका की अगली पोस्ट के इंतजार में थे, उन्होंने तुरंत उसके पोस्ट को देखा और फिर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने लग गए। उसे सुनने के बाद वे सब शॉक्ड हो गए। कृतिका ने वही किया जो उसने कहा था। कृतिका के फैंस एकदम से बिफर पड़े। वे हेटर्स कहाँ गए, जो अभी थोड़ी देर पहले तक जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे थे? सामने आओ, हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम पर हंसेंगे नहीं, ना ही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। किसी ने कहा था कि कृतिका के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अपनी आंखें खोलो, सॉरी अपने कान खोलो और गौर से देखो, नहीं देखो नहीं, ध्यान से सुनो। कृतिका के फैंस अब उसके सभी हेटर्स का मजाक उड़ाने लगे थे। जो वॉइस रिकॉर्डिंग कृतिका ने अपलोड की थी, वो उसके सवाल पूछने से शुरू हुई थी।
ये कॉन्ट्रैक्ट शो में यूज किए जाने वाले ट्रिक्स की बात करता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ किस तरह के ट्रिक्स की बात हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आपस में वर्बल फाइट करनी होगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन ग्रुप के कहने पर हमें वैसे रोल्स करने होंगे जो हमें पसंद नहीं? कहीं आप लोगों ने शो का विनर कौन होगा पहले से ही तो डिसाइड नहीं कर लिया है? तो क्या मैं ये समझ लूं कि चाहे शो में बाकी सभी एक्टर्स से कम्पीट करते हुए मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं और शो में कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लूं, मेरा हारना तय है? कृतिका की आवाज एकदम साफ थी, बिल्कुल उसकी आवाज की ही तरह रावत की आवाज भी काफी साफ थी। हाँ, हमारे प्रोग्राम में होने का मतलब है इसमें पार्ट लेने वाले का फेमस होना और ट्रेड करना। चलो इसे ऐसे देखते हैं, एंटरटेनमेंट ओनली कॉरपोरेशन शो के होने वाले विनर को स्पॉन्सर कर रहा है। उसके पीछे उन्होंने इस शो में 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। सेलिब्रिटीज हर वक्त हमारे पास काम मांगने के लिए आते रहते हैं। अगर तुम्हें शो में एंटर करना है तो तुम्हें प्रोडक्शन ग्रुप के एग्रीमेंट्स को फॉलो करना ही होगा। जो कुछ भी रावत ने कहा था वो इंटरनेट यूजर्स के लिए काफी शॉकिंग था। तो ये शो इस तरह से काम करता है। रावत की बोलने का अंदाज और टोन कृतिका और बाकी के स्टूडेंट्स को लेकर जिस तरह से अनकेयरिंग और घमंड से भरा हुआ था, उसे सुनने के बाद कोई भी ये समझ सकता था कि रावत की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर घमंडी होने की कोई लिमिट हो सकती है तो रावत उस लिमिट के पीक पर आ पहुंचा था। उसके बाद फिर से कृतिका की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं अनफेयर कंपटीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरी एक्टिंग स्किल्स बाकियों से खराब हुई तो मैं डेफिनेटली उनसे हार जाऊंगी। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लेती हूँ और कंपटीशन के रूल्स को फॉलो करती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन को कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये आप डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को करवाने की क्या जरूरत? अगर आप मुझसे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि इस शो में मुझे विनर बनाया जाएगा तो भी मैं इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ये शो एक्टिंग कंपटीशन और एक्टर का मजाक बनाने वाला शो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इससे विड्रॉ करती हूँ। कृतिका की तुरंत बाद रावत की गुस्से से चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहा कि तुम प्लीज हमारे शो में पार्टिसिपेट करो। ये मत सोचो कि 2 हिट फिल्मों में काम कर लेने से तुम कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो। तुम जैसी ऑनेस्ट एक्ट्रेस को कुछ दिनों के बाद काम मिलना बंद हो जाता है और लोग भी तुम्हें भूल जाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने वाले सभी लोग काफी देर तक खामोश रहे। मैं नहीं जानती थी कि जिस कॉम्पिटिटिव शो के न्यू सीजन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो एक्चुअल में ऐसा होगा। अभी शो शुरू भी नहीं हुआ है और प्रोडक्शन ग्रुप ने शो का विनर भी डिसाइड कर लिया। शो का हर एक पार्ट बस एक दिखावा है। इस शो को देखने का मतलब ही क्या रह गया? हम ये कहने के लायक तक नहीं रहेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस सच में अच्छी थी जिसकी वजह से उसे विनर बनाया गया और किसकी परफॉर्मेंस खराब जिसकी वजह से उन्हें शो से बाहर निकाला गया। यानी कि कृतिका ने कभी कोई ऐसी डिमांड की ही नहीं कि उसे शो का विनर बनाया जाए और शो में पार्ट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम दी जाए। उसने तो पैसों की कोई बात एक बार मेंशन तक नहीं की। वो सब बनी बनाई बातें थी। दूसरी तरफ ये वो प्रोडक्शन ग्रुप वाले हैं जो दिखावा कर रहे हैं कि उनके शो में होने वाला कंपटीशन ईमानदारी के साथ करवाया जाता है। कैसी ईमानदारी? किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं वो? उन्होंने तो शो के शुरू होने से पहले ही कंपटीशन के विनर तक को डिसाइड कर लिया है। इस शो को देखने का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर फिर भी कोई इसे देखता है तो कंपटीशन के रिजल्ट्स को देखने के बाद उसे लगेगा कि ये तो पहले से ही डिसाइड कर लिया गया होगा। इसका मतलब जो शख्स कंपटीशन में हार जाएगा क्या वो सच में हारने लायक रहा होगा? इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। हमारे वोट करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो सब फेक ही रहेंगे। शो में कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शायद सिर्फ इसीलिए कि हम धोखा खा जाएं। कितना इंटरेस्टिंग है ये तो सच में यार बहुत ही घटिया है। वे पहले ही हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और फिर इनकी हिम्मत तो देखो, जो इन्होंने कृतिका के साथ प्लेन गेम खेला और उसे बुरा साबित करने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं था कि उनका पाला हमारी कृतिका से पड़ा था। हमारी गॉडेस ऑफ ब्यूटी किसी भी फाइट को बिना किसी तैयारी के नहीं लड़ती। मैं कृतिका से पूरी तरह कन्विंस हूँ। मैं सच में उसका फैन नहीं,
उसे लेकर मैं हमेशा न्यूट्रल ही रहता आया हूँ। मैं उसे लेकर कुछ भी फील नहीं करता। लेकिन इस केस की बात करें तो कृतिका ने इसमें काफी अच्छा काम किया है। उस रिकॉर्डिंग में उसकी कही गई एक बात तो ऐसी है जो मेरे दिल को छू गई। अगर मेरी एक्टिंग स्किल्स बाकियों से खराब है तो मैं डेफिनेटली हार जाऊंगी, लेकिन अगर आप कंपटीशन को फेयर नहीं रखेंगे तो चाहे जो भी हो, मैं इस कॉम्पिटिटिव शो में पार्टिसिपेट कभी नहीं करूंगी। मुझे जीत और हार की परवाह नहीं। मैं बस एक फेयर कंपटीशन चाहती हूँ और फेयर ढंग से जीतना और हारना भी। कृतिका काफी बोल्ड लड़की है। अगर उसके साथ कुछ गलत किया जाता है तो वो सीधे सामने वाले पर अटैक करती है। इस तरह की पर्सनालिटी को कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर किसी की पसंद बनना चाहती है, इसलिए वो कोशिश करती रहती है कि सभी उसे पसंद करें। लेकिन बात जब एक्टिंग परफॉर्मेंस की जाए तो कृतिका ने हमेशा टॉप परफॉर्मेंस ही दिया है। वो अपनी एक्टिंग को लेकर काफी सीरियस है। आज के वक्त में नए एक्टर्स का अपना कोई मोराल नहीं होता, लेकिन कृतिका के अंदर वे मोराल्स आज भी मौजूद हैं। इस वजह से मैं भी उसे पसंद करता हूँ। काफी वक्त से मैंने कृतिका को किसी के मुंह पर तमाचा मारते हुए नहीं देखा था और मैं भूल ही गई थी कि उसके अंदर की एबिलिटी कितनी शानदार है। कृतिका का दिमाग काफी तेज है। किसने सोचा था कि वहां उस सिचुएशन में वो अपने मोबाइल से रावत से हुई सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगी? क्या उसने तभी सोच लिया था कि फ्यूचर में कभी उसे किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ जाएगा? वो कितनी दूर की सोच रखती है, ये सच में कमाल है। किसी के मुंह पर तमाचा मारना, सॉरी सॉरी, कृतिका का किसी के मुंह पर तमाचा मारना, मैं सच में ये फील करती हूँ कि कृतिका की ये बात मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। काफी समय से वो शांत थे, इसलिए तुम लोग भूल गए कि वो कितनी बेरहमी से अपने दुश्मनों पर अटैक करती है। सही कहा ना मैंने? कोई बात नहीं, आज वो तुम सबको फिर से याद दिलाएगी कि डर किसे कहते हैं। उसे छेड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। @Mila, @Riya, @Anushka, @Anvesha, @Tom। बधाई हो, तुम लोगों के ग्रुप में आज से एक न्यू कमर और भी जुड़ गया है। वैसे मेरे ख्याल से कृतिका को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि द परफॉर्मर का प्रोडक्शन ग्रुप उसके साथ इतनी घटिया हरकत करेगा। वे तो उसके साथ ब्लेम गेम खेलने लग गए। अच्छी बात यह है कि किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना जरा भी गलत नहीं है। वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कीचड़ से भरी हुई है, ये बात तो हर कोई जानता और समझता है। किसे पता कि कब उसे कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े। कृतिका ने जब इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, अगर तब से लेकर अब तक के उसके करियर के बारे में सोचा जाए तो हमें याद आएगा कि ऐसे कई मौके आए थे जब किसी न किसी ने कृतिका की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश समय समय पर की। वो लड़की शुरुआत से ही उसकी इमेज को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों का सामना करती आई है। इसलिए उसे पता है कि जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कोई न कोई उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए वो ऐसी हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहती है। रुको रुको गाइस, क्या तुम लोगों ने रियलाइज किया कि रावत की जो भी बातें हमने सुनी उनमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है? एक इंटरनेट यूजर ने पॉइंट आउट किया। यह प्रॉब्लम सिर्फ द परफॉर्मर के फेक रिजल्ट्स की नहीं है। यहाँ पॉइंट करने वाली एक बात ये भी है कि एंटरटेनमेंट ओनली कॉरपोरेशन की तरफ से शो में विनर की स्पॉन्सरशिप में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये सच में पागलपन है। मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट ओनली के लिए ये शो काफी मायने रखता है, नहीं तो वो इतनी बड़ी रकम क्यों शो में इन्वेस्ट करती। हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बाहर आने से पहले हम इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड थे। शो में बड़े बड़े सितारों की कोई कमी नहीं। शो का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं तो कब से इसके स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस शो को लेकर अब किसी के मन में पहले जैसी बेसब्री और एक्साइटमेंट रहेगी। ये प्रोडक्शन क्रू सच में खुद को बर्बाद कर देना चाहता है। क्या जरूरत थी उन्हें जो उन्होंने कृतिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? इसका कारण है हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी का कुछ वक्त से फिल्मों में एक्टिव ना रहना। अपने पीआर वर्क को भी वो पर्दे के पीछे रहकर शांति से करती है। इसी वजह से लोग उसकी अचीवमेंट को भूल गए थे। कुछ इंटरनेट यूजर ने जल्दी ही द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप को भी अपनी पोस्ट में टैग करना शुरू कर दिया।
@the performer ऑफिशियल ट्विटर पेज @assistant director रावत। क्या जरूरत थी तुम लोगों को कृतिका को उकसाने की? अब बताओ, क्या अब तुम लोग खुश हो? मजा आ रहा है तुम लोगों को? कृतिका को हर्ट करना अब तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अनुष्का, रिया, मिलन, टॉम। मेरा दिल तो टॉम के लिए दुखता है। वो ऑलरेडी अमेरिका लौट चुका है, लेकिन हमारे इंटरनेट यूजर्स अभी भी उसे अपनी यादों से जाने नहीं दे रहे। वो बेचारा तो 7 समंदर पार छींक पर छींक ही मार रहा होगा। टॉम का इंडियन ट्विटर अकाउंट तो उसकी फिल्म स्पेशल अटैक फोर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। वो भी तब जब वो इंडिया में रिलीज होने वाली थी। तब से लेकर अब तक उसने उस अकाउंट को एक बार भी यूज नहीं किया है। अब जब उसे इंडिया से गए हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है, तब से वो ट्विटर अकाउंट बिना किसी यूज के ठंडा पड़ा हुआ है। फिर भी इंटरनेट यूजर्स देर सबेर उसके पेज पर जाकर उसे ताना मारा करते हैं, मानो वो किसी लाश को परेशान कर रहे हो। हालांकि कृतिका कुछ वक्त से अपने काम से दूर रही है, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस लोगों के मन से जरा भी कम नहीं हुआ है। द परफॉर्मर का क्रू और रावत, मैं तुम लोगों को क्या कहूँ, कृतिका को उकसाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इधर कृतिका के फैंस तेजी से द परफॉर्मर के ऑफिशियल ट्विटर पेज और रावत के ट्विटर पेज पर इकट्ठा होकर उन्हें तरह तरह की बातें सुना रहे थे। अब तो उनके साथ साथ न्यूट्रल रहने वाले इंटरनेट यूजर्स भी उन दोनों को बातें सुनाने लगे थे। अब किसी के भी मन में द परफॉर्मर के टेलीकास्ट होने को लेकर एक्साइटमेंट नहीं बची थी। तभी किसी को आरुषि की याद आई। इसका मतलब ये हुआ कि आरुषि का इस शो से अचानक से बाहर रहने का फैसला करने का कारण भी वही होगा, जिसकी वजह से कृतिका इस शो से बाहर गई। उसे रेस्ट की जरूरत नहीं थी और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी पूरी नहीं है। वो सब उसके बनाए गए बहाने थे। वो बस इस शो के प्रोडक्शन बैनर को नाराज नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली ये समझने वाली बात है। आखिरकार स्टार स्क्रीन मीडिया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें नाराज करना कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं। कोई भी कृतिका की तरह उन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि कृतिका के साथ साथ उसने भी उनके शो से बाहर रहने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि जैसे वो लोग कृतिका से नाराज हुए हैं, वैसे ही उससे भी नाराज हो सकते हैं। उसने इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल करना ठीक समझा, जो कि ज्यादा बुरा भी नहीं। हालांकि आरुषि ने शो से बाहर रहने का जो कारण लोगों को बताया वो झूठ था, लेकिन उसने उस शो के झूठ और उनकी धोखेबाजी में उनका साथ तो नहीं दिया। शो के इंटरनल वर्किंग प्रोसेस को जानने के बाद उस लड़की का शो के प्रोडक्शन ग्रुप के साथ कॉपरेट ना करना भी इंटरनेट यूजर्स के लिए काफी था। जो कदम उसने उठाया था, इंटरनेट यूजर्स उससे खुश थे। रही बात झूठ बोलने की, तो उसने कोई बहुत बड़ा झूठ तो बोला नहीं था। उसने बस इतना ही तो कहा था कि शो से बाहर रहने का फैसला उसका अपना है। उसने ये कहा कि उसे रेस्ट की जरूरत है और उसे अपने एक्टिंग टैलेंट पर इस वक्त पूरा भरोसा नहीं। इस सिचुएशन से डील करने का उसका तरीका चालाकी भरा था। बस इतने से ही कोई उसकी अच्छाइयों को भुला तो नहीं सकता था ना। कृतिका ने बिगड़ी हुई सिचुएशन को जैसे अपने फेवर में टाला था। उसके बाद आरुषि ने भी नॉर्मल लोगों की तरह तुरंत रिएक्ट किया। तब मैंने झूठ कहा था, आई एम सॉरी एवरीवन। आरुषि की माफी मांगने के बाद उसके फैंस उसकी मजबूरी को समझे और उसे सपोर्ट भी किया। हम समझ सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव करना आरुषि के लिए कितना मुश्किल है। एंटरटेनमेंट की ये दुनिया मुश्किलों से भरी हुई है। इसके रास्ते पर चलना आसान नहीं। फिर भी अपनी नैतिकता और अपने सिद्धांतों के खिलाफ ना जाकर आरुषि ने इस शो से बाहर रहने का फैसला किया। आरुषि, तुम एक साफ दिल वाली लड़की हो। जितना हम तुम्हें पसंद करते हैं, उतना ही तुम्हें सपोर्ट भी। हाँ आरुषि, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तुम हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। कोई बात नहीं आरुषि, हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं। जो उसे और उसकी मजबूरी को समझ नहीं सकते, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि तुम लोगों ने अभी तक इस बेदर्द दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं है। नहीं तो तुम लोग ये जानते कि इस सोसाइटी में सरवाइव करना और आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। आरुषि एक अकेली लड़की है। इंडस्ट्री में अभी उसका ठीक से सेटल होना भी बाकी है। वो एक एक्ट्रेस तो है, लेकिन ज्यादा पावरफुल नहीं। वो लगातार दिलोजान से मेहनत करती है ताकि अपने एक्टिंग करियर में आगे बढ़ सके। ऐसे में उसका कृतिका के मैटर में उसे सपोर्ट ना करना कहीं से भी गलत नहीं। चलो ऐसे सोचो, अगर हम में से कोई भी आरुषि की जगह होता तो हम क्या करते?
कोई भी कृतिका की तरह बोल्ड नहीं हो सकता, जो अपने उसूलों पर खड़ी रहे और उसे नुकसान पहुंचाने वाले पर पूरी ताकत से अटैक करे। लेकिन इस बार जो प्राइस कृतिका को पे करना पड़ेगा वो काफी हाई है। हाँ, अगर ये कोई गेम होता तो कृतिका ने अपने दुश्मन के 1000 हेल्थ पॉइंट्स को कम कर दिया, लेकिन साथ में अपनी खुद की 800 हेल्थ पॉइंट्स भी गंवा दी। हाँ, लेकिन कृतिका की यही बात मुझे उसे और भी ज्यादा पसंद करने के लिए इंस्पायर करती है। उसका अपने उसूलों के पीछे नहीं हटना और जरूरत पड़ने पर सामने वाले को सबक सिखाना एकदम से बेमिसाल है। द परफॉर्मर वाले इंसिडेंट को ही ले लो, वो इसे पीसफुली हैंडल करना चाहती थी। उसने आगे बढ़कर किसी को टारगेट भी नहीं किया। अगर आप उसे उकसाएंगे नहीं तो वो आपको एक्सपोज भी नहीं करेगी। आखिरकार इंडस्ट्री का रूल भी तो यही है। टीवी पर दिखाया जाने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव शो ऐसा नहीं है जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अपने शो में फेक चीजें नहीं दिखाता। कई सेलिब्रिटीज भी इन शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद तरह तरह के रिक्वेस्ट करते हैं। ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए कई चीजें इन शो में की जाती है। इसलिए द परफॉर्मर की फेकनेस के बारे में जानने के बाद भी कृतिका ने उसे एक्सपोज करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन फिर उन्होंने उसे उकसाना शुरू किया, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश की। ऐसे में कृतिका का चुप रहना कहीं से भी सही नहीं था। जो उसने किया उसकी जगह कोई भी रहता वो यही करता। वो सच में एडमायर किए जाने लायक है। साथ ही साथ वो काफी स्ट्रांग भी है। सिर्फ स्ट्रांग नहीं, वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो हार भी रही होगी तो भी अपने दुश्मन को अपने साथ हारने पर मजबूर कर देगी। उसका गुस्सा किसी के संभाले ना संभले। हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी एक स्ट्रॉन्ग विल वाली ऑनेस्ट लड़की है। अभी इंटरनेट पर ये बातें हो ही रही थी कि आराध्या ने कृतिका की वॉइस रिकॉर्डिंग वाली पोस्ट को रीट्वीट किया। जिस तरह से आप अपने शो को तैयार कर रहे हैं, कृतिका उसकी रिस्पेक्ट करती है। इस जनरेशन में जहां एंटरटेनमेंट की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, भले ही कृतिका चलन में चल रही चीजों के साथ नहीं चली, लेकिन उसने आपके लिए कोई मुश्किलें भी तो खड़ी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर आपके प्रोडक्शन ग्रुप ने कृतिका से उसके शो में पार्ट ना लेने के कारण के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आपने अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। कृतिका ने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर आपके शो और प्रोडक्शन ग्रुप के लिए वो क्यों बलि का बकरा बंदी? क्योंकि आपके शो का प्रोडक्शन बैनर स्टार स्क्रीन मीडिया है और आप दिखाना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा और पावरफुल है। उसकी ताकत दिखाकर आप लोगों को बुली कर उनसे मनमाना काम करवाना चाहते हैं। कृतिका चुप नहीं रह सकती है और उसे आपके फेवर में स्टेटमेंट जारी करना ही होगा ताकि वो आपके लिए बलि का बकरा बन सके। ये बुली करना नहीं तो क्या है? कृतिका ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आपके प्रोडक्शन ग्रुप ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। ये लड़की कौन है? एक इंटरनेट यूजर ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो इन चीजों को इतने अच्छे से कैसे जानती है? उसकी आईडी के डिस्क्रिप्शन को देखकर लगता है वो कृतिका की मैनेजर है। ओह, अब समझ में आया कि उसे इतना कुछ कैसे पता है। उस पल द परफॉर्मर का प्रोडक्शन ग्रुप और रावत पूरी तरह हैरान हो गए। हरदीप ने पूरी ताकत से अपने डेस्क टेबल पर अपना हाथ दे मारा। फिर ऐसा ही उसने अपने ऑफिस के दरवाजे के साथ किया, जिससे कि वो दरवाजा एक झटके में खुल गया। उसके बाद वो गला फाड़ कर चिल्लाया, रावत कहाँ है? उसे मेरे केबिन में भेजो। रावत बिल्डिंग के हॉल में एक डेस्क पर बैठा हुआ कृतिका की काउंटर अटैक को देख रहा था। वो एकदम से पागल हो उठा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। पहले उसकी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट बाहर आया, फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कृतिका ने एक्सपोज कर दिया। वो लड़की एक चुड़ैल थी। उसका दिल उससे यही कह रहा था। आखिर उसने ये अंदाजा कैसे लगाया कि उसका प्रोडक्शन ग्रुप उसके साथ ऐसा कुछ करेगा? आखिर क्या वजह थी जो उसने उस दिन उनके बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया? पता नहीं इसका क्या कारण था, गुस्सा, डर या चिंता। पर जिस हाथ में उसने अपना फोन पकड़ रखा था वो पूरी तरह से कांप रहा था। अचानक से जब उसे हरदीप के चीखने की आवाज सुनाई दी तो डर के मारे उसके हाथ से उसका मोबाइल गिरते गिरते बचा। जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। हरदीप ने उसके साथ साथ अरविंद और अमित को भी अपने केबिन में बुलाया। इस सिचुएशन को लेकर अब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल करते हुए हरदीप इस कदर गुस्से में था कि उसने उसने फिर से अपने टेबल पर जोर से अपना हाथ पटका, इतनी जोर से कि उसके टेबल पर रखी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी अपनी जगह
अरविंद ने दिल ही दिल में कहा कि अब वे लोग और कर भी क्या सकते हैं। शुरू में ही उसने हरदीप और बाकी दोनों को उन पहलुओं के बारे में बता दिया था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। कम से कम पीआर फील्ड में कृतिका का हारना अभी बाकी था, इसलिए उसे उकसाने की गलती इस वर्क लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। उसकी शानदार लड़ाइयों के जो भी रिजल्ट सामने आए थे उन्हें इंटरनेट यूजर्स ने अभी भी याद रखा हुआ था। फिर भी उस वक्त रावत ने आग में घी डालने का काम किया। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कृतिका को गुस्सा दिलाने के बाद अब वहां कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा था जिससे कि उस सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल किया जा सके। अब वो देखना चाहता था कि रावत आगे क्या करने वाला है। अरविंद ने रावत की तरफ देखा और महसूस किया कि उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसका चेहरा वैसे पीला पड़ा हुआ था। अरविंद, तुम हमारे पब्लिक रिलेशन और हमारे शो के इंचार्ज हो, तुम क्या सोचती हो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हरदीप ने सवाल किया। अरविंद बेबसी में हंस पड़ा और बोला, हरदीप सर, अब इस मुश्किल से हमारा बाहर निकलना नामुमकिन है। भले ही मैं पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी का इंचार्ज हूँ, लेकिन पहले मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ मैं पीआर वर्क कर सकूं। अब तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है तो आप मुझसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच ये है कि अब मेरे बस में करने लायक कुछ भी नहीं है। कृतिका के पास प्रूफ के तौर पर वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसे वो ट्विटर पर अपलोड कर चुकी है। रावत की ओरिजिनल आईडी से लिया गया वो स्क्रीनशॉट जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है वो भी मेरे ख्याल से कृतिका ने ही किसी दूसरे अकाउंट के जरिए ट्विटर पर अपलोड किया है। अरविंद की बातों को सुनकर हरदीप कुछ सोचने लग गया। उसके बाद वो रावत की तरफ पलटा और गुस्से से उस पर आग उगलने लगा। तुम हमारे वर्क से रिलेटेड बातें किसी भी अरे गहरे दोस्त से कैसे कर सकते हो? व्हाट्सएप पर उस तरह की चैटिंग करना साफ साफ मुसीबत को दावत देने जैसा है। वो चैटिंग तो छोड़ ही दो, उस लड़की के पास जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसका क्या? हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो लड़की इतनी चालाक हो सकती है जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त की बातें रिकॉर्ड करने की हिम्मत की। जो लड़की इस तरह की चाल चल सकती है उसके साथ फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत कैसे करेगा? जो काम उसने किया है उसके बाद फ्यूचर में कोई भी उसके साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा। कौन इस बात से नहीं डरेगा कि उनके मुंह से कहीं कुछ गलत निकल जाए और वो लड़की उसे रिकॉर्ड कर बाद में उन्हें एक्सपोज कर दे। उस लड़की से किसी भी चीज को लेकर बात करते वक्त तुम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वो किसी ऐसी साजिश का शिकार हो जाएंगे जो कृतिका ने रची हो। उसकी इस हरकत के बाद मैं देखना चाहूंगा कि फ्यूचर में कौन उसके साथ किसी भी तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। हरदीप ने अपने दांतों को गुस्से में आपस में दबाते हुए कहा। हरदीप की बातों को सुनकर अमित जोर से एक खांस उठा। उसकी खांसने की आवाज सुनकर हरदीप को एहसास हुआ कि वो ऑफ टॉपिक बात करने लगा है, इसलिए वो फिर से रावत पर परस पड़ा। तुम ऐसी बेवकूफी भरी सीक्रेट बातें किसी से कैसे कर सकते हो? क्या ऐसा करके तुम लोगों को खुद को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं दे रहे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? एक मिडिल एज्ड मैन जिसे हरदीप ने सबके सामने बेवकूफ कहा था, उसकी बातें सुनने के बाद रावत का चेहरा शर्मिंदा होते हुए नीचे झुक गया। नहीं, वो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कृतिका के खिलाफ जो चाल मैंने चली थी वो काफी शानदार थी। मैं बस उसी खुशी में एक दो बातें अपने दोस्त से कह बैठा, लेकिन मैंने ना तो कृतिका का नाम वहां मेंशन किया और ना ही उसका सरनेम। लेकिन कौन जानता था कि आगे की बात रावत की गली में ही अटक गई। उससे आगे कुछ कहा ही नहीं गया। उसका नाम ना लेने से तुम्हें क्या लगा कि लोग समझेंगे नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले लोग बेवकूफ है? बेवकूफ वो लोग नहीं है, बल्कि तुम बेवकूफ हो। वैसा बेवकूफ जिसने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। रावत का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसके बदन का सारा खून उसके सिर पर चढ़ रहा था, मानो किसी भी वक्त उसका सिर ब्लास्ट हो सकता है। उसके दिमाग में हलचल सी मची हुई थी, मानो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसका पूरा सिर गर्म हो चुका था। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दिन कृतिका के अड़ियल होकर बस एक दो बात कह देने पर तुमने उसे शो के इंटरनल वर्किंग प्रोसेस के बारे में बतला दिया। फिर अपने घमंड में तुम ये भी भूल गए कि शायद तुम्हारी कही गई बातों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, जो कि कृतिका कर रही थी। आज
हम सब कृतिका नाम की प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं और आखिर में तुमने क्या किया? तुमने एक बार फिर से हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम्हारे पास हमें मुश्किल में डालने के अलावा करने के लिए और कुछ नहीं? तुम किसी से ऐसी चैटिंग कैसे कर सकते हो जिससे कि सामने वाला उस चैट को हैक करने वाला तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है? जितना ज्यादा हरदीप गुस्सा हो रहा था उतना ही ज्यादा वो आग उगल रहा था। तुमने वो सारी बातें की ही क्यों? किसी फिल्म की बात की जाए तो आखिर में फिल्म का हीरो जनरली मर क्यों जाता है? क्योंकि क्लाइमेक्स के दौरान वो बहुत ज्यादा बक बक करता था। ये बात रामत पर एकदम सूट कर रही थी। हरदीप सर, मुझे लगता है कि जब तक हम इस बात को एडमिट नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, रावत ने कहा। कृतिका ने बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग ही तो अपलोड की है, उसके पास कोई वीडियो प्रूफ तो नहीं। कौन ही प्रूव कर पाएगा कि उस रिकॉर्डिंग में जिसकी आवाज सुनाई दे रही है वो मेरी ही है? वैसे भी मैं हमेशा ऑफिशियल वर्क करता आया हूँ, किसी भी इंटरनेट यूजर ने आज तक मेरी आवाज नहीं सुनी है। इसके अलावा किसी डिवाइस से रिकॉर्ड की जाने पर जिसकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसकी आवाज एक्चुअल में काफी हद तक बदल जाती है। जब तक मैं ये बात एडमिट ना कर लूं कि ये आवाज मेरी है, सब कुछ ठीक रहेगा। आप बस हमारी तरफ से इतना अनाउंस कर दीजिए कि कृतिका की रिकॉर्डिंग फेक है। पहले तो हरदीप उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर खुद को भी कुछ समझ में न आने के कारण उसने इस बारे में अरविंद से सवाल किया। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अरविंद ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए जवाब दिया। कहना मुश्किल है। अगर हम इस बात से मुकर जाते हैं और बाद में ये मैटर और भी ज्यादा तूल पकड़ लेती है तो लोगों की नजरों में हम बस एक मजाक बनकर रह जाएंगे। रावत, मुझे ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दिन तुम्हारे और हमारे प्रोडक्शन क्रू और उन 5 स्टूडेंट्स के अलावा क्या वहाँ कमरे में और भी कोई मौजूद था? हाँ, वहाँ तब परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट का एक टीचर भी मौजूद था, रावत ने धीमी आवाज में कहा। चलो मान लेते हैं कि तुम उस रिकॉर्डिंग को ये कहकर फेक बोल देते हो कि वो तुम्हारी आवाज नहीं है, लेकिन तब क्या होगा जब नेशनल फिल्म एकेडमी खुद सामने आकर अपने स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ कह दी है? अरविंद ने रावत से सवाल किया। क्या नेशनल फिल्म एकेडमी कृतिका को डिफेंड करेगी? रावत ने हैरानी में कहा। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उनके जैसा बड़ा स्कूल किसी एक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएगा? ऐसा कुछ पहले तो कभी मैंने नहीं सुना है। कौन से स्कूल का मैनेजमेंट ऐसी बेवकूफी करेगा? परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट के उस टीचर का कुछ भी कहा काउंट नहीं होगा। उसके ऊपर एक प्रिंसिपल मौजूद है। अगर वो टीचर कृतिका के फेवर में कुछ कहना भी चाहेगा तो पहले उसे अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी। अरविंद ने उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। वो कृतिका के सपोर्ट में कुछ कहेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं जहां वे कृतिका के फेवर में बोलते नजर आए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हरदीप ने सवाल किया। उसके सवाल के बाद अरविंद ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और फिर ट्विटर पर आकर नेशनल फिल्म एकेडमी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर आ गया। ये देखिए, ये कुछ वक्त पहले की घटना है। तब डायरेक्टर टॉम अपनी फिल्म स्पेशल अटैक फोर्स को प्रमोट करने के चक्कर में कृतिका के अगेंस्ट चला गया था। उस वक्त नेशनल फिल्म एकेडमी ने सीधे खड़े होकर कृतिका को पब्लिकली सपोर्ट किया था और उसके फेवर में ट्विटर पोस्ट किए थे। लेकिन वो तो बात अलग हुई ना। रावत ने ढीठ पना दिखाया। तब बात देश की थी। उस वक्त टॉम ने बॉलीवुड के साथ साथ हमारे देश का भी मजाक उड़ाया था और उसकी इंसल्ट की थी। उसकी बातों से पूरा देश गुस्से में था। वैसे में नेशनल फिल्म एकेडमी का या उसके जैसे दूसरे आर्ट स्कूल का कृतिका को सपोर्ट करना नॉर्मल था। अब अरविंद को भी रावत पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो नेशनल फिल्म एकेडमी के ट्विटर पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करने लगा। ठीक है, फिर थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब कृतिका को उनके स्कूल में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और तब उसके रिलेशनशिप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं थे। ढेर सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ थे और बस उस पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने उस पर इस बात की बेट तक लगा ली कि उसके ग्रेड्स एग्जाम में अच्छे नहीं आएंगे। आखिर में क्या हुआ? कृतिका फर्स्ट आ गई। तब भी नेशनल फिल्म एकेडमी ने पब्लिकली कृतिका को सपोर्ट किया और फिर ट्विटर पर उसके रिजल्ट्स को एज अ प्रूफ शेयर किया। रावत फिर से कुछ बोलने वाला था और ये बात अरविंद ने नोटिस कर ली, इसलिए उसने पहले ही उसे टोक दिया। अब ये मत कहना कि ये इंसिडेंट भी एकदम नॉर्मल है। स्कूल के पहले सेमेस्टर में जब उस लड़की को कोई जानता नहीं था तब नेशनल फिल्म एकेडमी ने सामने आकर उसके ग्रेड्स को ट्विटर पर शेयर किया। एक तरह से ये करके उसके थ्रू वो अपने स्कूल का प्रमोशन भी कर रहे हैं।
लेकिन इससे साबित क्या हुआ? रावत ने फिर से कहा। लेकिन इससे पहले उन्होंने सच में किसी भी स्कूल को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। अरविंद खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही खाली समय है तो नेशनल फिल्म एकेडमी के ट्विटर पेज को आराम से बैठकर देखो। देखो कि उन्होंने पहले कभी ट्विटर पर क्या कुछ पोस्ट किया है। क्या कभी उन्होंने हाईएस्ट ग्रेड्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स शेयर किए हैं? या हाँ, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम आराम से उनके ट्विटर पेज को खंगाल लो, तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर हरदीप की भौहें उठ गई। उसे रावत की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए वो अपनी बात को सही साबित करने पर अड़ा रहना चाहता था। लेकिन रावत के सिर पर जैसे प्रेशर था वैसा कोई प्रेशर हरदीप के ऊपर नहीं था, इसलिए वो इस मैटर को लेकर रावत को रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं करने वाला था। क्या सच में नेशनल फिल्म एकेडमी के लिए कृतिका इतनी इम्पोर्टेंट है? अरविंद ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। मेरे ख्याल से वे उसे अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। आखिरकार उतने सारे स्टूडेंट्स के बीच बस एक वही है जिसकी दो दो मूवीज ब्लॉकबस्टर हुई है। लेकिन बस इस दो पॉइंट को लेकर उसका अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाना मेरी समझ के परे है। मुझे नहीं पता कि नेशनल फिल्म एकेडमी क्या सोच रही है, लेकिन जिस तरह से उस स्कूल का प्रिंसिपल कृतिका को लेकर केयरफुल और कॉन्शियस है, उसे देखकर मुझे लगता है कि वो सच में ऐसा करना चाहता है। इसके बाद अरविंद ने रावत की तरफ देखा। तुम्हारा कृतिका को इस तरह से टारगेट करना नेशनल फिल्म एकेडमी को जरा भी पसंद नहीं आया होगा। अगर हमने अभी आगे बढ़कर इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की और सच को मानने से इनकार करते रहे, तो नेशनल फिल्म एकेडमी सामने आकर अपने स्टार स्टूडेंट के लिए स्टैंड लेगी, जिससे कि हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब हमारी बातें करने का कोई फायदा भी नहीं है। वहां चुप से बैठकर उनकी बातें सुन रहे अमित ने धीमी आवाज में कहा।